हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम्स के बारे में जो ट्राइबल्स को हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से। बहुत सारी ट्राइबल्स के बारे में हमने पढ़ा, मुंडा, संथाल, बेगाज, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में। ट्राइबल ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, मनी लेंडर जिन पे वो ब्याज उधार पे ब्याज देकर पैसे लेते थे, वर कमिंग इन टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में आते, मोर ऑफन, बहुत ज़्यादा बार, कभी कभार नहीं आते, ज़्यादा बार आने लगे, वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और वो क्या करते, जो फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें उन्हें मिलती, जो कलेक्ट करते ट्राइबल्स, जिसमें से आपके महुआ के फूल, ताड़ के पत्ते, बहुत सारी चीज़ें वो खरीदते, ऑफरिंग कैश लोन्स, और उनको कहते कि हम आपको लोन दे देंगे। पता है क्या होता है, जो बाहर की दुनिया होती है उनको उन चीज़ों की वैल्यू पता चल चुकी होती है, जबकि जो ट्राइबल्स होते हैं वो तो क्या है, सदियों से उनका प्रयोग करें, उनको नहीं पता इनकी बाहर मार्केट में वैल्यू कितनी है। मान लो जैसे देसी शहद होता है, अब फॉरेस्ट में तो शहद मक्खी बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा लगते हैं हनी की, तो आप जैसे ट्राइबल्स हैं जब वहाँ हनी कलेक्ट करते हैं तो उनको है कि भाई ठीक है ये यूज कर लें, और जो आसपास है उनको बेच दे किसी दवाई के लिए। उनको नहीं पता कि जो देसी हनी होता है उसकी वैल्यू कितनी है बाहर के बाज़ारों में। या दूसरी बात, जैसे कई बार आप महंगे बड़े बड़े ऊंचे घरों में ऐसे सामान देखोगे जो किसी ट्राइबल्स के द्वारा बनाए गए, मतलब उनकी जो कसीदकारी है, कलाकारी है, बांस की वस्तुएं हैं। आपने देखे होंगे बांस के सोफा सेट बनते हैं बहुत ज़बरदस्त, और वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि बाहर की मार्केट में इनकी इतनी वैल्यू है। तो मनी लेंडर और ट्रेडर्स को पता है कि भाई इनकी जो बनाई हुई चीज़ें उनकी बहुत डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट या नेशनल मार्केट में। तो वो क्या कहते हैं कि हम आपकी जो चीज़ है वो खरीद लेंगे, और जो वर्क जो जितना काम है आपको उतने हम पैसे दे देंगे। लेकिन वो उसको वस्तुओं के दाम नहीं देते, वो उसके मेहनत के दाम देते हैं। इट लुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग, और इस वजह से कई बार ये समझ ही नहीं पाते ट्राइबल्स की क्या हो रहा है। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ सिल्क ग्रोवर्स, जैसे सिल्क के प्रोड्यूसर हैं उनके बारे में हम उनका उदाहरण लेते हैं। इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोप मार्केट। इंडिया की जो सिल्क थी उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा यूरोपियन मार्केट में बढ़ी, और आपको पता है जो राजा रानी रॉयल फैमिली है वो सिल्क के कपड़े पहनते थे, और उनकी डिमांड जब राजा या रानी से कोई भी चीज़ टैग हो जाती है तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। लेकिन सिल्क प्रोड्यूसर को पता ही नहीं है कि तेरी जो सिल्क है वो इतनी महंगी बिक रही है इंटरनेशनल मार्केट में। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली, और भारत में सिल्क बहुत अच्छा पैदा होता है। जैसे जो कई तरह के सिल्क होते हैं, कर्नाटक वगैरह में टसर होती है सिल्क की क्वालिटी, वो बहुत ऊंचे दामों पर बेची जाती है, और इंडिया से उसका रैपिडली तेजी से जैसे उसकी डिमांड बढ़ी इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी डिमांड पर प्रेशर आ गया सप्लाई पे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपके पास सिल्क हो सारी बेच दो। एज द मार्केट एक्सपेंड, जैसे ही मार्केट उसकी बढ़ने लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू इनकरेज की सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल के कर्मचारी थे उनको तो पता था कि इनकी सिल्क की क्या वैल्यू हो गई है, तो वो प्रोडक्शन के लिए इनकरेज करते जो आम व्यक्ति हैं उनको कि आप और चीज़ें छोड़ें, आप सिल्क उगाना शुरू करें। इस तरह से हजारीबाग आपको पता बिहार में है, इन द प्रेजेंट डे झारखंड में आ गया है अभी, ये पहले बिहार में होता था। वाज एन एरिया वेयर द संथाल रियर कोकून्स, कैकून आपको पता है एक सुंडी होती है जो मुंह से सिल्क छोड़ती है, सिल्क वॉर्म होता है, ये सिल्क का कीड़ा होता है कैकून। और जो झारखंड के आसपास हजारीबाग का इलाका है वहाँ पर कैकून
जो संथाल लोग हैं वो कैकून का पालन करते हैं। द ट्रेडर डीलिंग ए सिल्क सेंटर इन देयर एजेंट हु गिव लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्ट द कैकून्स। फिर इन्होंने जाल बिछाने शुरू किए कि वैसे तो अगर इनको पता चल गया कि सिल्क इतनी महंगी तो वो देंगे नहीं, तो उन्होंने बीच में दलाल हायर किए, एजेंट जिन्हें बोलते हैं। उनको कहा गया कि आप इनसे सिल्क खरीद लीजिए, सिल्क खरीदने से पहले इनको पैसे दे दीजिए लोन पे, इन पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दे। जैसे कि बुक होती है ना एक बही, जिसे बही खाता बोलते हैं, वहाँ पर अंगूठे दर्ज कर लो। अब ट्राइबल इलाके हैं वहाँ अब भी तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, पहले भी पढ़े लिखे नहीं थे, पहले तो बिल्कुल ही अनपढ़ थे। उनको नहीं पता कि उनके अंगूठे किस पर लगवाए जा रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेते और बाद में कहते कि आपने तो अंगूठा लगा रखा है इस बात पे, आप दूसरी जगह कैकून नहीं बेच सकते, सिल्क नहीं बेच सकते। जो ऑफिशियल थे उन्होंने ट्राइबल से इस तरह से एजेंटों के माध्यम से कैकून को कलेक्ट करना शुरू किया। द ग्रोवर वाज पेड 3 to 4 रुपीज। अब वो एक और कारण बना कि जैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो वो अब दूसरों को नहीं बेच सकते थे। अब औने पौने दाम जो वो 3 या 4 रुपए पेड कर रहे हैं वही वो दे सकते थे। हजारों रुपए के कोकून्स वो किस में बेचते, 3 या 4 रुपए में खरीद लेते। जितना भी मुआवजा, जितना भी फायदा मिलता वो किसको मिलता, दलाल को मिलता, ट्रेडर्स को मिलता, आगे मार्केट जो में बैठे हुए लोग उनको मिलता। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू बुरडवान और गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 times एट द प्राइस। फिर उसके बाद वो मार्केट में जाते, कहाँ, बर्डवान या वर्धमान भी बोल सकते हैं इसको, बर्धमान फेमस नाम आपने सुना हो, बर्धमान कहते हैं ना, बर्धमान की चादरें हैं। गया के आसपास ये 5 से 5 गुना कीमतों पर वो बिकती। द मिडिल मैन जो दलाल होते थे बीच में मुनाफा कमाते हैं, सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड सिल्क ग्रोवर्स। और 5 गुना तो दलाल खरीद कर फायदा कमाता था। क्योंकि वो सिल्क जहाँ से प्रोड्यूस होता उन लोगों को भी मनाता किसी न किसी तरीके से कि आप अपने सिल्क इसको बेच दीजिए, है। और दूसरी बात उनके लिए वो क्या लेकर आता, व्यापारी भी लेकर आता कि आगे ये सिल्क आपको ने कहाँ बेचनी है। मेड हज प्रॉफिट। और इस तरह से जो सिल्क का व्यापार था उसमें जो खरीदने वाला था और दलाल था उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। प्रॉफिट किसको नहीं मिलता, सिर्फ जो लोग प्रोड्यूस करते, सिल्क को पैदा करने वालों को कोई लाभ नहीं था, बल्कि वो तो 3 या 4 रुपए में दे देते और शायद उनको 3-4 रुपए भी ज़्यादा लगता होगा कि हमारा माल बिक रहा है, लेकिन पैसे उनकी कमाई ज़्यादा जाते थे। सिल्क ग्रोवर्स अर्न वेरी लिटल। सिल्क जो प्रोड्यूस करते थे वो उनको बहुत कम मिलता था। अंडरस्टैंड बाई मैनी ट्राइबल ग्रुप saw द मार्केट एंड द ट्रेडर एज देयर मेन एनिमीज। और अब वो सोचने लगे कि भाई इतना फायदा हमें क्यों नहीं मिल रहा, ये तो हमें जाल बिछा के 3 या 4 रुपए में हमारा तो सिल्क ले जाते हैं और जाके बहुत महंगे दामों पर बेचते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये मार्केट, ये दलाल और ये ट्रेडर हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ठीक है। इसमें एक हजगांग वुमेन है, वेविंग ए मैट, एक मैट बना रही है। आप चटाइयाँ देखते होगे, इस तरह की चटाइयाँ बनती हैं। डोमेस्टिक वर्क है वाज नॉट कन्फाइंड टू द होम, दे कैरिड देयर बेबीज विद देम टू द फील्ड ऑफ द फैक्ट्रीज। यहाँ जाके जैसे देखो ये चीज़ जिससे वो बना रही है चटाई वगैरह, मैट जिस चीज़ से बना रही है, सारा माल कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है, ठीक है। अब इनके घर में ये अगर बनाती खुद तो इसको बहुत ज़्यादा मिलता फ़ायदा, बट ये अपने बेबी को वहाँ लेके जा रही है, फैक्ट्री के लिए काम कर रही है और वो दिहाड़ी मजदूरी वाला काम कर रही है। जितना भी उसको दे देता है कोई भी उसका कारखाना का मालिक, उतना ही उसी की कमाई होती है। ये लोग हैं कोयल माइनर। आपको पता है बिहार झारखंड में कोयला हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। मैं बताऊं आपको, जो ये इलाके हैं ना, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, यहाँ खनिजों के रूप से ये सबसे भरपूर पार्ट है इंडिया का। सबसे ज़्यादा खनिज यहाँ निकलता है, कोयला,
लोहा, तांबा, सोना सब जो, लेकिन सबसे बैकवर्ड यही लोग हैं। क्यों? क्योंकि जो इन खनिजों पर अधिकार इनका होना चाहिए था वो है नहीं। अब दोहन होना शुरू हो गया। पहले ये क्या करते थे, एक टोकरी में भर के कोयला ले आते थे, ठीक है, वो कोयला वो बाजार में बेच देते थे, 10-20 रुपए मिल जाते थे, उससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। अब कोयला की जगह को भी कोई खाने नहीं थे, कोई लैंडस्लाइड की बात नहीं थी, कोई जमीन जो नीचे से खाली हो जाती है और दरकने की, उसमें नीचे बैठने का खतरा रहता, वो कुछ था नहीं। लेकिन धीरे धीरे सरकार को ये लगा कि यहाँ से तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, तो बड़ी बड़ी खानें खोदी गई और इन मजदूरों को जो ये खुद अपनी एक छाबड़ी वगैरह में भर के लेके आते थे, एक टोकरी वगैरह में लेकर आते थे, वो अब उनको तो छोड़ दिया, ये उनको उनसे खाए कोई फायदा नहीं। अब इन खानों में ये मजदूर बन गए। अब ये गहरी गहरी खाइयाँ जो है वो कंपनियों के लिए खोदते हैं। वहाँ हमारे देश में भी इस तरह के बहुत सारी फैक्ट्रियाँ, कारखाने, माइनिंग्स लगी हुई हैं इन चीज़ों को, कोयल वगैरह को निकालने के लिए। कोयल माइनर्स इन बिहार इन 1948 इन द 1920 अबाउट 50% ऑफ द माइनर इन द जरिया एंड रानीगंज। ये दो इलाके ऐसे भाई जहाँ सबसे ज़्यादा कोयला भारत में निकलता है, जरिया और रानीगंज। कोयल माइन ऑफ बिहार वर ट्राइबल्स वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग। पहले तो ऐसे हालात थे कि कई बार आपने सुना होगा कि कोयले की माइन में इतने मजदूर दफन हो गए। इसका मतलब कई बार क्या होती है, एकदम अचानक से पानी आ जाता है, या जो खान होती है वो जमीन दरकने, खाली होने के कारण जमीन दरक जाती है, बैठ जाती है। जो फंसे हुए मजदूर हैं वो अंदर ही दबके रह जाते हैं, मर जाते हैं सफोकेटिंग वगैरह से। इनके पास ज़्यादा कुछ संसाधन नहीं थे। जैसे एक है हेलमेट होता है, कोयल की खान में जब लोग जाते हैं तो उनकी हेलमेट के सामने ऐसे एक लाइट जली होती है। इस तरह की कोई इक्विपमेंट दिए नहीं जाते थे उस टाइम। वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वर नॉट ओनली बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, इट वॉज ऑफन लिटरली किलिंग। ये सिर्फ बैक ब्रेकिंग नहीं था। बैक ब्रेकिंग का मतलब, क्योंकि झुक के काम करना पड़ता है ना, ऐसे बैंड होकर जब आदमी काम कर सकता है, कोयला खोदता है वहां से, बल्कि ये तो इतनी खतरनाक थी कि आदमी इससे बच निकलना मुश्किल हो जाता था। इसको किलिंग, मारने वाली कहा जा सकता था। इन 1920s and 2000 वर्कर डाइड एवरी ईयर इन द कोयल माइंस इन इंडिया। 1920 के आसपास 2000 के लगभग मजदूर हर साल मारे जाते थे इन खानों में। अब तो ये घटनाएं हम बहुत कम देखते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत आ गई। हमें अगर इस कोयल खान है मान लो 13-14 फीट की, तो हम एकदम बम से उड़ाकर इसको निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, पता चल जाता कि यहाँ पानी है, सफोकेटिंग है, गैस है, तो इस तरह से प्रिकॉशन हो गए हैं। अब तो 2-3 साल पहले तो ऐसी बातें आई थी कि कोयला मजदूर दब गए, लेकिन ज़्यादा घटनाएं होती नहीं। लेकिन उस टाइम आपको पता है टेक्नोलॉजी का भी बहुत कम प्रयोग होता था, तो इन लोगों को बहुत ही खतरनाक इन्वायरमेंट में काम करना होता था। सर्च फॉर द वर्क, द plight of the tribal who had to go far away from their homes in search of work was even worse। अब ये लोग जो थे खेती वगैरह पे, और जो प्रोडक्शन थी जो वनों से वो कम होने लगी, तो ये लोग काम के लिए बाहर निकले। काम के लिए बाहर निकलना भी इनके लिए मुश्किल था। क्यों भाई? क्योंकि ये ना तो पढ़े लिखे थे, ना ये स्किल वर्कर थे। स्किल मैंने इनके पास कोई अनुभव नहीं था काम का। मान लो अगर किसी कपड़े की फैक्ट्री में भी ये काम करेंगे तो धागा चलाने वाली मशीनों का प्रयोग तो इनको आना चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरह ये स्किल वर्कर नहीं थे। ये तो क्या कर सकते थे, जो मैनुअल काम हाथ से काम कर सकते थे वही था। तो ये चीज़ें बुरी थी उनके लिए। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में टी प्लांटेशन स्टार्ट कमिंग अप एंड माइनिंग बिकम एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। दो चीज़ मेन हो गई। एक तो टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन का मतलब होता है
जैसे ये होते हैं ना पहाड़, इन पे स्ट्रिप खेती की जाती है टी की। जो चाय का पौधा होता है ना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि बारिश तो होती रहे, साथ साथ में उनकी जड़ों में पानी ना जाए, ठीक है। तो ये खेती हमेशा पहाड़ों पर होती है। और बहुत ज़्यादा जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने देखा कि चाय के व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा है, तो बहुत बड़े बड़े खेतों पर प्लांट लगने लगे। इसके साथ साथ कोयल माइनिंग भी शुरू हो गई। तो दो जगह बची इन ट्राइबल्स को काम करने के लिए, एक तो टी प्लांटेशन, भाई चाय के बागानों में काम किया जाए, और दूसरा है आपको कोयल इंडस्ट्री में। आप 10th में जाके पढ़ोगे कि किस तरह से फिर ये जो टी प्लांटेशन में काम करने के लिए गए चाय के बागानों में, ये वहाँ के कैदी बनकर रह गए। वहाँ उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिखा लिया जाता कि आप काम छोड़कर नहीं जाओगे, काम के कोई घंटे निश्चित नहीं होते। उनको कैद महसूस हुई, और जब गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए असहयोग आंदोलन और ये सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो टी प्लांटेशन को भी लगा कि शायद हम भी अब इस कैद से मुक्त हो जाएंगे। तो वो भागने लगे थे, और कई लोगों को मार भी दिया गया था जब ये भागने लगे। तो वो चीज़ें आप आगे जाके पढ़ोगे। तो ये जो ट्राइबल्स लोग थे वहाँ पर काम करने के लिए गए टी प्लांटेशन और माइनिंग्स में। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड मैंने भर्ती करना, भर्ती किए गए इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोयल माइनिंग ऑफ झारखंड। अब ये ट्राइबल थे अपने गांव छोड़ छोड़ के, क्यों, ये असम के चाय के बागानों में, आपको पता है ना असम की भूमि ऐसी है कि वहाँ चाय पैदा हो सकती है, और झारखंड में आगे कोयले की खानों में काम करने वाले। दे वर रिक्रूटेड थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था ना, बीच में दलाल होता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिए जाते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या है, ये काम नहीं छोड़ सकते। जितने भी वेजेस इनको मिलेंगे उतने पे ही उनको काम करना पड़ेगा, और अगर काम नहीं करेंगे तो बहुत सारी जो है चीज़ें लाद दी गई इन पर, अगर काम छोड़कर जाओगे तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, जेल हो सकती है, ये इस तरह से। और जब उनको लगा कि यहाँ शोषण हो रहा है और मैं छोड़ सकता हूँ, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का सहारा उन्होंने लिया एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिटर्निंग होम। और ऐसा उनको कर दिया कि वो काम छोड़कर इस जाल से मुक्त होकर दोबारा वापस घर ना जा सके। मैंने बताया ना, फिर ये जब गांधी जी का आंदोलन हुआ तो उनको लगा कि हम भी मुक्त हो जाएंगे। ये बंधुआ मजदूरों जैसे काम करते थे। वो बंधुआ मजदूर वो होते हैं जिनकी मुक्ति, जो मुक्त नहीं होते और जिन्हें पैसे नहीं मिलते काम के, वो सारा मालिक पे डिपेंड करता है कि वो उनको क्या देगा। A closer look. Through the 19th and 20th century, tribal groups in different part of the country rebelled against the changes of law. 19th और 20th century, 19th को बोलोगे आप 1890, 1880, और 20th century में 1920 वाला काल आएगा। और मैंने ये बताया था गांधी जी वाला यहाँ उदाहरण। अब 20th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप को, जो भारत के दूसरे देशों में बहुत सारे भागों में गए हुए थे, उन्होंने रिबेल करना शुरू कर दिया, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। एंड चेंज द लॉ, उन्होंने डिमांड की कि जो कानून बनाए हैं उनको खत्म किया जाए। और कानून से वो क्या समझते थे, कानून में भी वही है ना जो कॉन्ट्रैक्टर ने साइन करवा रखे, वही तो कानून थे उनके लिए। द रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिसेस, और कानून के अनुसार जो उनकी प्रैक्टिस मैंने रीति रिवाज जो अपनाते थे, उन पर जो प्रतिबंध लगाया था उनको बंद कीजिए। न्यू टैक्स दे हैड टू पे एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय ट्रेडर एंड मनी लेंडर। और उन्होंने विद्रोह कर दिया कि आप जो ये हमारी फूड कलेक्शन की प्रैक्टिसेस हैं, या जो चीज़ें हम जीवन को चलाने के लिए करते हैं, आप उन पर कोई किसी तरह का कानून ना बनाएं, ना हम पर कोई नया टैक्स लगाएं, और हमें मुक्ति चाहिए। जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर ने हमें अपने जाल में फंसाया हुआ है कर्ज दे दे के, उसको ख़त्म करें। द कोल रिबेलियन, और इनमें से एक था कोलियों का, कोल लोग थे ये कोल। 1831 से 32 के बीच में ये विद्रोह हुआ। ये सारी डेट्स आप याद कर लेना कि कोल्स का विद्रोह कब हुआ। 1821 से 32। संथाल्स रोज इन रिवोल्ट इन 1855। बस्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910
एंड वारली मूवमेंट रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। ठीक है, ये जगह जगह पर विद्रोह हुए। वर्लियों ने किया। वर्ली एक उसका नाम है, गांव का नाम है, अब तो शायद शहर बन गया है ये। महाराष्ट्र में 1940 में, सेंट्रल इंडिया बस्तर के जो उड़ीसा के इलाके हैं बस्तर 1910 में, और इस तरह से संथालों ने 1855 में। द मोमेंट दैट बिरसा लीड वाज वन सच मोमेंट। और बिरसा मुंडा जिसका नाम आपने शुरू में ही पढ़ा था, वो उनमें से एक थे जिन्होंने संथालों के, मुंडाज के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और अब मुंडा के बारे में हम पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा वाज बोर्न इन मिड 1870। वो 1870 के मध्य में जन्मे, क्योंकि ट्राइबल्स है तो एग्जैक्ट डेट उनको पता नहीं होगी कि कब जन्मे। द सन ऑफ ए पुअर फादर, बहुत ही गरीब पिता के बेटे थे। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहोंडा। बोहोंडा के वनों के आसपास उनके वो बड़े हुए। ग्रेजिंग शीप्स, भेड़ों को चराते हुए। प्लेइंग द फ्लूट, बांसुरी बजाते हुए। डांसिंग इन द लोकल अखाड़ास, अखाड़े होते हैं ना जहाँ पहलवानी वगैरह करते हैं। फॉरेस्ट बाई पॉवर्टी हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर जॉब। उसने देखा कि उसके पिता गरीबी के कारण जगह जगह पर काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे। एज एन एडोलेसेंट, जो युवक होते हैं ना, एडोलेसेंस होते हैं 13 से 18 की उम्र के बीच के बच्चे होते हैं। बिरसा हर्ड टेल्स ऑफ द मुंडाज अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सा द सिरदार लीडर ऑफ द कम्युनिटी अपराइजिंग द पीपल टू रिवोल्ट। उन्होंने एडोलेंस में सुना हुआ था, ये स्टोरी सुनी हुई थी कि किस तरह से मुंडे उठ खड़े हुए थे जब उनके खिलाफ लोगों ने, बाहर के लोगों ने कुछ गलत करने की कोशिश किया था, और किस तरह से सरदार कोई जो लीडर थे उन्होंने उन लोगों के खिलाफ विद्रोह किया था। They talk of the golden age when the Mundas has been free of the oppression of Diku। उन्होंने बातें सुनी थी कि वो बहुत सोने जैसे दिन थे, स्वर्णिम दिन थे, जब मुंडा इन दिकुओं से मुक्त थे। अपने खेत थे, अपने वन थे, अपनी मर्जी के मालिक थे, कहीं जा सकते थे, कोई रोक टोक नहीं थी, किसी तरह के कानून नहीं थे। एंड सेड देयर वुड बी ए टाइम व्हेन द सेंट्रल्स राइट ऑफ द कम्युनिटी वुड बी रिस्टोर्ड। और ये भी सुना था कि शायद टाइम आ जाए कि जो हमारे पूर्वजों के अधिकार थे, जो अब तक हजारों वर्षों से हमारे अधिकार थे, वो दोबारा से इस समुदाय को दोबारा मिलेंगे। ये आशा थी। They saw themselves as the descendant of original settler of the region। और वो क्या समझते थे अपने आप को, मुंडाज, कि हम ही इस राज्य के, इस क्षेत्र के एकमात्र बसने वाले हैं, यहाँ के बासिंदे जो मूल हैं, जिसका हमारा मेन हक है वो हम हैं। बाहर के लोग का हमारी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वन है, जमीन है, उनका कोई हक नहीं है, वो जबरदस्ती हम पर कब्जे जमाए हुए हैं। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, मुल्क की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई, मुल्क मैंने देश होता है, और उन्होंने कहा कि ये मेरे देश की लड़ाई है, हमारे अपने हकों की लड़ाई है, हमारी जो जीवन है, इतने सालों से जो जीविका के संसाधन है या लाइफस्टाइल है जो वर्षों से हम जी रहे हैं, उसको हमने वापस लेना है। और इसलिए ज़रूरी है कि इन दीकूज को बाहर निकाला जाए और अपनी सत्ता को दोबारा से स्थापित किया जाए। बिरसा वेंट टू ए लोकल मशीनरी स्कूल। बिरसा पढ़े लिखे भी थे, मशीनरी स्कूल में गए थे। जो मशीनरी स्कूल थे वो अक्सर अंग्रेजों के ही होते थे, ठीक है। एंड लिसन टू सरमोन्स ऑफ मशीनरीज, और जो ईसाई मशीनरीज थी स्कूल खोलने के लिए आई हुई थी सॉरी, उनके जो सरमोन्स थे सॉरी उनकी जो प्रवचन थे वो उन्होंने, बिरसा ने सुने थे। देयर टू ही हर्ड इट सेड दैट इट वाज ए पॉसिबल ऑफ द मुंडाज टू अटेन द किंगडम ऑफ हेवन। और उन्होंने ये भी सुना था, क्योंकि जो ईसाई मशीनरी ज़्यादातर स्वर्ग की बात करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, इस पृथ्वी के तो वो जेल मानते हैं ना जो क्रिश्चियन होते हैं।
तो उन्होंने भी कहा था कि अगर हम यहाँ से आज़ाद हो गए तो हमें आगे स्वर्ग मिलेगा, एंड द रीजन दे आर लॉस्ट राइट, और वो क्षेत्र भी मिलेगा जो हमने खो दिया है। दिस वुड बी पॉसिबल इफ दे बिकम गुड क्रिश्चियन एंड गिव अप देयर बैड प्रैक्टिस, और ये तब होगा जब हम गुड क्रिश्चियन बनेंगे और बुरी जो आदतें हैं वो छोड़ देंगे। लेटर बिरसा आल्सो स्पेंट सम टाइम इन द कंपनी ऑफ द प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर। कुछ साल तो उन्होंने बिरसा ने कंपनी में एक मेन वैष्णव प्रीचर, प्रचारक के रूप में, जो वैष्णव धर्म का प्रचार करता है ना, उसके मतलब पता है क्या करते हैं ये, आप धर्म परिवर्तन की बातें होती हैं। जब अंग्रेज आए ना तो उनको लगा कि इस देश के लोगों का कोई धर्म नहीं है, ये बैकवर्ड है, असल में जो धर्म है वो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। तो जो पढ़े लिखे हिंदू थे, यहाँ के निवासी थे, उन्होंने इस धर्म को ज़्यादा महत्व दिया नहीं। लेकिन अब इनको पता चल गया कि तुम्हारी दाल कहाँ गल सकती है क्रिश्चियनिटी की। वो लोग जहाँ ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन पद दलित हैं, समाज ने उन्हें सही स्थान दिया नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ईसाई मशीनरीज थी इन लोगों का धर्म परिवर्तन करने में लगी हुई थी। आपने मेघालय का उदाहरण सुना होगा कि मेघालय में लगातार हमारे यहाँ क्रिश्चियन की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। वो 80% क्रिश्चियन हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ईसाई मशीनरियाँ आज भी लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। He wore the sacred thread and began to value the importance of purity and piety. उन्होंने फिर क्या किया, वैष्णव प्रीचर के रूप में, हिंदू एक प्रीचर के रूप में जो वैष्णव धर्म का मानता है, सैक्रेड थ्रेड पहन लिया। आपने नाम सुना होगा जनेऊ का, सुना है कभी? जनेऊ, ये ऐसे हिंदू का हर बच्चा, जो हिंदू धर्म का बच्चा या सनातन धर्म का बच्चा था, वो जैसे ही उसकी शिक्षा शुरू होती उसके गले में ऐसे जनेऊ डाल दिया जाता। जैसे ये चेस्ट होगी ना उसकी, इस चेस्ट के चारों ओर यहाँ ऐसे जनेऊ डाल दिया जाता था। एक पतला सा धागा होता है कच्चे धागे का, और उसने प्योरिटी के लिए इस काम किया कि आप अपने जो गलत प्रैक्टिसेस हैं ट्राइबल्स की वो छोड़ दें। बिरसा वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज। बिरसा है जो है बहुत सारे आदर्शों से प्रभावित था। ही ग्रो अप, he come in the touch within his growing up year. His movement was aimed at reforming tribal society. और अब उसका उद्देश्य ये बन गया कि मैं एक ऐसा आंदोलन चलाऊं जिससे ट्राइबल सोसाइटी का में रिफॉर्म ला सके। वो पढ़ लिख जाएं, वो जीविका कमाएं, वो जितने भी वो मतलब शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, या जो भी गलत उनकी चीज़ें हैं, साफ सफाई नहीं रखते, गंदगी में रहते हैं, वो सारी चीज़ें दूर की जाए। ही अर्ज द मुंडाज टू गिव अप ड्रिंकिंग लिकर। उन्होंने अर्ज किया कि आप शराब छोड़ दें। क्लीन देयर विलेज की सफाई करें। एंड स्टॉप्ड बिलीविंग इन विच क्राफ्ट्स एंड सोर्सरी। और जो ये चुड़ैल वगैरह, किसी भी औरत को चुड़ैल मान लिया जाए, मतलब अंधविश्वास, उनको उनसे दूर रहे। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न्ड अगेंस्ट मशीनरीज। लेकिन जल्दी ही बिरसा को पता चल गया कि जो मशीनरीज हैं वो अंग्रेजी और दिकूज की एक्सपोर्टर हैं। तो उन्होंने क्या, और हिंदू जो धर्म जिसका वो प्रचार कर रहे थे वैष्णव बन के, उसके जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जमींदार, वो भी जो है मुंडाज के खिलाफ हैं। तो वो उसके अगेंस्ट हो गए। ही सा दैम एज आउटसाइड फोर्स दैट वर रूइनिंग द मुंडाज वे ऑफ लाइफ। वो समझ गए कि ये एक बाहर की शक्तियां हैं जो मुंडाज की लाइफ को खत्म करने के लिए। In 1895, बिरसा urged his follower to recover their glorious past. 1895 में उसके फॉलोवर शिष्य बन गए बहुत सारे, और उन्होंने कहा कि हमें अपना ग्लोरियस पास्ट को दोबारा से लाना है। ही टॉक्ड ऑफ गोल्डन एज इन द पास्ट। उसने बताया कि पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में हम बहुत, हमारा पीरियड स्वर्णिम युग था, गोल्डन पीरियड था, जिसमें हम अपने अधिकारों के साथ रहते थे, हमारे अंदर कोई बुराई नहीं थी, लोग बहुत अच्छे थे। ए सत्य, द एज ऑफ ट्रूथ, वो सच का युग था। वैन मुंडाज लिव्ड ए गुड लाइफ,
जब मुंडा बहुत अच्छी लाइफ जीते थे, कंस्ट्रक्टेड एम्बैंकमेंट, टेप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स, प्लांटेड ट्री एंड ऑर्चार्ड। उन्होंने कहा कि वो पेड़ पौधे उगाते थे, वो नेचुरल जीवन जीते थे, वो ट्रीज और ऑर्चार्ड बाग बगीचे लगाते थे, वो खेती हल जोतते थे और अपनी जीविका अर्न करते थे। They did not kill their brethren and relatives. वो अपने भाई बंधुओं को नहीं मारते थे। They lived honestly. वो बड़ी ही ईमानदारी से रहते थे। बिरसा also wanted people to once again work on the land. और बिरसा चाहते थे कि लोग ये बात समझें और दोबारा से वो वही जीवन जिएं। और वो चाहते थे कि दोबारा से लोग इस धरती पर काम शुरू करें, सेटल हो जाएं, जो शिकार करना है वो छोड़ दें। मतलब बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो बिरसा जो मुंडाज हैं उन वहाँ से निकल जाएं। What worried British official most the political aim of the बिरसा मूवमेंट। लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल डरे हुए थे कि अगर इनमें जागृति आ गई लोगों में, तो जो इनसे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं, वो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। अगर ये थोड़े से भी जागरूक हो गए, पढ़ लिख गई, तो बिरसा के मूवमेंट से वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को प्रॉब्लम हो गई। For it wanted to drive out machinery's moneylender, Hindu landlords and the government and set up Munda Raj with Birsa at its head। और उन्हें वो समझ गए थे कि ऐसा अगर ये मशीनरीज को बाहर फेंक देंगे, मनी लेंडर और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, जो भूमि जमींदार थे, उनसे मुक्त हो जाएंगे, गवर्नमेंट से मुक्त हो जाएंगे और मुंडा राज आ जाएगा जिसका हेड बिरसा होगा। The movement identify all these forces as the cause of misery। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन, इस आंदोलन के अनुसार उन्होंने कहा कि हम मशीनरीज, मनी लेंडर, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को बाहर निकाल के मुंडा राज लेकर आएंगे, क्योंकि ये सारी ही जो चीजें हैं ये मुंडाज को दुख देने वाली हैं। और जब ही ये मुंडाज के दुख खत्म होंगे, जब ये सारी चीजें हमारे जीवन से बाहर आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद द लैंड ऑफ द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, हिंदू लैंडलॉर्ड एंड मनी लैंडर वर टेकिंग ओवर देयर लैंड। क्योंकि उनको पता था कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश की जो लैंड पॉलिसी है, भूमि से संबंधित जितनी भी नीतियां हैं, जैसे मैंने आपको बताया परमानेंट सिस्टम, मुनरो सिस्टम, ये सारे मैं आपको बता रही हूँ। और ट्राइबल को लेकर जो उन्होंने नए नए रूल बनाए, तो उन्होंने ब्रिटिश को अपने आप समझ लिया कि ये हमारी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जो हमारे हजारों सालों से हम लाइफ जी रहे हैं, उसको ये ख़त्म कर देंगे। जो हिंदू लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर हैं, जो जमींदार हैं और सूदखोर हैं, वो हमारी लैंड ले लेंगे, पैसे देंगे, जमीन गहने रखवा लेंगे, अपने पास रख लेंगे, भीओ में लिखवा लेंगे, और जो मशीनरीज हैं वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगी। जो हमारी कल्चर है, रीति रिवाज, हमारे देवी देवता हैं, हमारी पूजा पाठ है, उसको ख़त्म कर देंगी। तो इन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो इनको, अब ये रावण है हमारे लिए और इनको मारना जरूरी है। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइड टू एक्ट। और जैसे ही मूवमेंट फैला, ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइड किया कि कुछ किया जाए, और उन्होंने बिरसा को अरेस्ट कर लिया 1895 में। कन्विक्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ रोइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 ईयर। और उसे गिल्टी पाया और उन्होंने कहा कि ये तो दंगे करवा रहा था, इसलिए उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। When Birsa was released in 1897, he began touring the village to gather supports। 1897 में जब वो आज़ाद हुए तो फिर उन्होंने दोबारा से लोगों का विश्वास जीतना और उसका समर्थन पाने की कोशिश की। He used traditional symbol and language to rouse people। और इसके लिए उसने जो परंपरागत मुंडाज की पहचान थी, उन शब्दों का प्रयोग किया, उस भाषा का प्रयोग किया कि लोग उठो, खड़े हो जाओ। और जो ये अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय रावण, रावणों को मार दो। और रावण कौन थे? हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, मशीनरीज थी, गवर्नमेंट थी और यूरोपियंस थे। एंड इस्टेब्लिश ए किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। और उन्होंने कहा कि एक बिरसा के अंडर ही हम अपनी एक किंगडम स्थापित करेंगे। बिरसा फॉलोअर बिगेन टारगेटिंग द सिंबल ऑफ दीकू। अब बिरसा के जो फॉलोअर थे उन्होंने दीकूज को टारगेट करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया।
जितने भी ये मनी लैंडर्स थे उनके घरों को लूट लिया, यूरोपियन पावर के जो सिंबल थे उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन, सबसे बड़ा सिंबल जो गवर्नमेंट का होता है वो पुलिस होता है, पावर वहीं बैठती है ना पुलिस की। चर्च जो ईसाई मशीनरियों के प्रतीक थे उनको उन पर अटैक करने शुरू कर दिया। एंड रेडेड द प्रॉपर्टी ऑफ मनी लैंडर्स, और मनी लैंडर जो सूदखोर की प्रॉपर्टी थी, घर थी, उन पर क्या हमले करने शुरू कर दिए, ज़बरदस्ती उनकी तिजोरियों से वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छीनने शुरू कर दिए, माल हड़पने शुरू कर दिए। एंड जमींदार्स दे रेज द वाइट फ्लैग एज ए सिंबल ऑफ बिरसा राज, और उसका झंडा था सफ़ेद कि ये बिरसा का राज है, इसमें कोई दुखी नहीं होगा। At least in 90s बिरसा died of कोलेरा की वजह से बिरसा की डेथ हो गई। एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, और मूवमेंट भी खत्म हो गया, क्योंकि ये अनपढ़ लोग होते हैं, पीछे कोई संभालना वाला होता नहीं है। हाउर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन द लास्ट 2 ways, लेकिन लिस्ट 2 ways 2 मायनों में ये सही रहा। एक तो गवर्नमेंट को सिखा दिया कि आप जिस तरह से चाहे उस तरह से ट्राइबल्स को नहीं आप चला सकते, अगर आप उसके ट्रेडिशनल लाइफ में इंटरफेयर करोगे तो आपको इस तरह के विद्रोह देखने को मिलेंगे, वो आपका विद्रोह जरूर करेंगे, आपके अगेंस्ट जरूर खड़े होंगे। इट फोर्स्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय द दीकूज। अब गवर्नमेंट को इन्होंने सिखा दिया कि ऐसे कानून बनाइए जिससे ये दीकू जमींदार वगैरह है इनकी लैंड आसानी से अपने पास गिरवी ना रख सकें। Second, it showed once again that the tribal people had to capacity to protest against injustice and express their against colonial rule. और दूसरी बात ये सिखा दी कि चाहे ये कितने अनपढ़, कमजोर, गरीब हों, उसके बावजूद भी इनमें ताकत है कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। They did this in their own specific way, और उनका ये करने का अपना तरीका है। इन्वेंटिंग देयर ओन रिचुअल्स, इनके अपने रीति रिवाज है जिसके तहत ये लोगों का विद्रोह करते हैं, और इनके स्ट्रगल के अपने सिंबल हैं, अपने नेता हैं, इनके सिंबल हैं, इनके देवी देवता ट्राइबल्स के जिन्हें आप नहीं जानते, ठीक है, इनके अपने नेता, इनके अपने रीति रिवाज, ठीक है। और इस तरह से अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचने पर मजबूर हुआ कि हम जो चाहे कानून नहीं बना सकते। आपका चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।